Hello students, we were discussing about how can we dilute the given solution N1 V1 is equal to N2 V2, right? तो अगर आप dilute या concentrate कर रहे हैं, you will use this formula and the same formula you studied in molarity also. But here we are studying some more formula. They are also important for us. But remember this one, they are applicable only for the normality. अगर मोलरिटी पे लगाने हैं आपको तो पहले आपको मोलरिटी को नॉर्मलिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल वो कैसे कन्वर्ट करेंगे? अगर आप किसी एसिड को चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो मोलरिटी इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी डिवाइडेड बाई, अब ये क्या होता है, नॉर्मेलिटी आपके लिए मास कम है और इसमें क्या है ज़्यादा. सपोज हम सल्फ्यूरिक एसिड का ध्यान रखें, ठीक है, तो अगर हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, इसकी मोलरिटी जो है आपकी m है तो वो कितने का होगा, 2n का. तो मोलरिटी को अगर आप किससे मल्टीप्लाई कर दें, एसिड की बेसिसिटी से, राइट, तो आपकी नॉर्मेलिटी आ जाएगी. इसी तरीके से अगर आपका मोलर मास है इज इक्वल टू बेसिसिटी इनटू ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, ये सब अंडरस्टैंडिंग के हैं, लर्न नहीं करने होते हैं. तो बेसिसिटी इनटू मोलरिटी इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी. तो अगर मान लीजिए कोई भी एसिड, तो आप इस तरह से कन्वर्ट करके तब इस्तेमाल करेंगे फॉर्मूला. अब मान लीजिए आपको मिक्सचर दिया हुआ है, यू हैव ABC3 है, पहला है 1NH2SO4, कितना है आपके पास 500 ml. इसके बाद 2NHNO3, कितना है आपके पास 500 ml. इसके बाद आपके पास है 5NaCl, ये है आपके पास 100 ml, राइट. अब आपको रिजल्टेंट सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी है, तो ध्यान रखिए यही फॉर्मूला N1 V1 प्लस N2 V2 अप टू N तक इज इक्वल टू N रिजल्टेंट V रिजल्टेंट, राइट. अब इस पर आप इसको अप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 1 इंटू 500 प्लस 2 इंटू 500 प्लस 5 इंटू 100. अब रिजल्टेंट की नॉर्मेलिटी निकालनी है आपको, और वॉल्यूम कितना हो गया 500 प्लस 500 प्लस 100, यानी कि टोटल हो गया 1100, ठीक है. तो ये हो गया 500 प्लस 1000 प्लस 500 इज इक्वल टू n इंटू 1100. तो n की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, इन सबको ऐड कर लीजिए, तो ये हो गया 2 लीटर डिवाइड बाई 1100, राइट. तो ये 0 से 0 कट गया और ये आप इसको सॉल्व कर लीजिए. इसको आप दोनों तरह से सॉल्व कर सकते हैं. इसको 20/11 n भी लिख सकते हैं, 20n/11 का सोल्यूशन आपको मिल गया, राइट. सो और ये है रिजल्टेंट एसिडिटी. अब इसी तरीके से प्रॉब्लम क्या आती है कि हमने एसिड और बेस को मिक्स किया, तो हमें दो चीज़ें बतानी होती हैं. एक तो हमारा जो रिजल्टेंट सोल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अब सपोज हमारे पास फिर डाटा दिया हुआ है ABC 3 सोल्यूशन है. ये 1N का NaOH है, ये 2N का HCl है, और ये हमारे पास 4N का KOH है, ठीक है. ये हमारे पास सपोज 100 ml, ये हमारे पास 2 लीटर, और सपोज ये हमारे पास 100 ml, राइट. अब हमें रिजल्टेंट सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन यानी कि नॉर्मेलिटी निकालनी है, और साथ में ये भी बताना है कि एसिडिक है या बेसिक है. अब इसके लिए तरीका ये होता है कि आपको मालूम है एसिड बेस न्यूट्रलाइज करते हैं एक दूसरे को, तो एक को माइनस में मान लीजिए, किसी को भी उसके अकॉर्डिंग आप करिए. सपोज मैंने बेस को माइनस में ले लिया, तो मैंने लिखा -1 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 1000, क्योंकि ये मेरा प्लस में HCl, फिर -4 इंटू 100 इज इक्वल टू n मुझे कैलकुलेट करना है रिजल्टेंट, और V मेरा हो गया 2000 प्लस 200 यानी 2200, राइट. अब माइनस का 100 प्लस 4000 माइनस का 400 इज इक्वल टू n इंटू 2200. इसको कैलकुलेट कर दीजिए, 4000 में से 500 माइनस कर दिया आपने, आपके पास आए 3500 इज इक्वल टू n इंटू 2200. तो n की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास
3500 डिवाइडेड बाई 2200। अब आपके पास कैसा आया ये पॉजिटिव, ठीक है, माइनस के तो खत्म हो गए। तो पॉजिटिव आपने किसको लिया था, एसिड को, और बेस को क्या लिया था आपने, निगेटिव। तो आपका सोल्यूशन हो गया एसिडिक, राइट। और उसकी नॉर्मेलिटी हो गई 3500 अपॉन 2200 यानी 35 अपॉन 22। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप के जो प्रॉब्लम्स हैं यू कैन सॉल्व देम वेरी इजीली। अब इसमें मैं आपको एक लास्ट में वेबबी ने एक क्वेश्चन पूछा था वो एक्सप्लेन कर रही हूँ। वेबबी ने पूछा था कि हम के को एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्यों कहते हैं। एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी कहते हैं या हम इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो मैंने बताया था कि कोई भी गैस जो है काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग उसका वॉल्यूम क्या माना जाता है, नेग्लिजिबल यानी कि जीरो माना जाता है, ठीक है। ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का एजम्पशन है, बट यू नो वेरी वेल दिस इज नॉट ट्रू, क्योंकि कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स का अपना वॉल्यूम तो होगा ही होगा। तो एक आइडियल गैस का वॉल्यूम तो जीरो है केटीजी के अकॉर्डिंग, पर कोई गैस आइडियल नहीं होती, यानी कि केवल रियल गैसेस जो हैं हमारे पास, कोई आइडियल गैस नहीं है। और रियल गैस कोई भी जीरो वॉल्यूम शो नहीं कर सकती, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल का कोई ना कोई वॉल्यूम जरूर होगा। बट बाय द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स वी कैन प्रूव दिस वन। कैसे? अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, V1 अपॉन T1, इसमें क्या है चार्ल्स लॉ, V प्रोपोर्शनल टू T, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। कब? जबकि नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है और प्रेशर हमारा कांस्टेंट है। तो हम क्या लिख सकते हैं, V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2, ठीक है। अब इनका कहना यह है कि जब हम वॉल्यूम में और टेम्परेचर में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जैसे सपोज ये वाली जो एक्सिस है आपकी, इस पे तो मैंने टेम्परेचर ले लिया क्योंकि रेगुलर चेंज है, और इस पे मैंने वॉल्यूम ले लिया। तो VOT में जब ग्राफ मैंने प्लॉट किया तो सपोज ये ग्राफ इस तरीके से आया, ठीक है। अब इस ग्राफ को जब हम गैस को इसका हमने क्या करना शुरू किया, टेम्परेचर कम करना शुरू किया, तो गैस क्या होगी, लिक्विफाई होनी शुरू होगी। हमने क्या करना है, प्रेशर हमने क्या करना है, चेंज नहीं करना है, क्योंकि ये हमारा कांस्टेंट है। तो हमें इन्हीं दोनों में वेरिएशन देखना है केवल। अब आपने इसको जब किया तो ये लिक्विफाई हो जाएगी, यानी कि ये तो डाउन हो गई, अब तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन चूंकि ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, इसलिए मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग मैं इसको क्या कर सकती हूँ, एक्स्ट्रा प्लॉट कर सकती हूँ। अब मैंने आपको एक बात और भी बताई थी कि डिग्री सेल्सियस स्केल सबसे पहले दिया गया। कैसे दिया गया, वाटर को स्टैंडर्ड माना, उसके फ्रीजिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट है उन दोनों टेम्परेचर के बीच के डिफरेंस को 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो इसका मतलब यहाँ पर जो टेम्परेचर हम ले रहे हैं वो हमें जो नोन टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस, हम उसको लेंगे। तो ये हमारा क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर 1, 2, 3, 27, 273, और यहाँ पर हमने लिया शुरू किया माइनस में, -1, -2, -3। तो जब इस ग्राफ का एक्स्ट्रा प्लॉटेशन करते हैं तो वॉल्यूम क्या होगा, इस एक्सिस पर जाके ही तो 0 होगा मैथमेटिकली। तो ये जो है जाके कटता है -273.15 पर। आया समझ में? तो मैथमेटिकली वॉल्यूम क्या हो गया, 0। इसलिए इसको एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहा जाता है। और एक नया टेम्परेचर यहां से शुरू हुआ, केल्विन, और ये इन्होंने क्या माना, -273.15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज इक्वल टू 0 केल्विन। अब यहां से पूरा शुरू होगा, तो केल्विन में निगेटिव का कोई पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि जब मैटर ही नहीं रहा तो फिर आप करेंगे क्या, राइट। अब इसके बाद वी कम टू द एक्सरसाइज। सो आई डिस्कस द एक्सरसाइज हियर एंड यू हैव टू डू ऑल द क्वेश्चन इन द फेयर नोटबुक। अच्छे से करिएगा, ठीक है। समझा दे रही हूँ मैं एक बार। फर्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग। यू कैन डू इजीली। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट सोडियम सल्फेट। मालूम है, पूरे का मोलर मास निकालिए। तो मोलर मास में सोडियम कितना है, 2 × 23, तो 100 में कितना होगा। डिटरमाइन द क्वेश्चन नंबर 1.3, डिटरमाइन द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन विच है 69.9% आयरन एंड 30.1% डाई ऑक्सीजन बाई मास। वही तरीका, F एंड O आर प्रेजेंट। एक बात और इसमें ध्यान रखनी है, इन दोनों को ऐड करके ये देख लेना चाहिए कि कोई तीसरी चीज इसमें है या नहीं है। जब आप परसेंट में कोई चीज गिवन है तो एक रफ आइडिया जरूर लगा लेना चाहिए कि इसमें कुछ और तो नहीं है। तो जब 69.9 और 30.1 को आप ऐड करेंगे तो इट इज 100, दैट मीन्स ओनली 2 एलिमेंट्स आर देयर, राइट। तो एज यूजुअल F और O लिखेंगे। इसको आपने क्या मान लिया, 69.9 ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम, ठीक है। तो आपने पहले क्या निकाले, इसके नंबर ऑफ मोल्स।
तो फर्स्ट कॉलम में परसेंटेज, सेकंड कॉलम में आपने क्या लिखा 69.9 डिवाइड बाई 56, और इसके लिए क्या लिखा ऑक्सीजन के लिए 30.1 डिवाइड बाई डाई ऑक्सीजन है तो O2 लेना है आपको, ठीक है। O से भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, O से करिए क्योंकि आपका सिंपल फॉर्मूला आ जाएगा, यू डू विद O, सो 16 से डिवाइड करिए, ठीक है। नेक्स्ट में जो बोल्स आए, मिनिमम नंबर जो भी आ रहा है उसे दोनों को डिवाइड कर दीजिए, रेशियो आ जाएगा, वो रेशियो जो है एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा और इसमें आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला ही कैलकुलेट करना है। एक बात का ध्यान रखिए कि अगर फ्रैक्शन में आ रहा है तो उसको सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करके होल नंबर में लेके आएंगे, क्योंकि किसी भी फॉर्मूले में कोई भी एटम फ्रैक्शन में पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन एयर। जब क्वेश्चन में कोई बार नहीं है कि ग्राम में दीजिए या किलोग्राम में दीजिए, तो मोल्स में दीजिए, तो आप फ्री हैं करने के लिए, ठीक है। अमाउंट पूछा गया है, पर ये ध्यान रखिए कि अमाउंट का मतलब होता है जनरली ग्राम में देना, ठीक है। रिएक्शन के अकॉर्डिंग आप करेंगे। तो पहला क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन। तो रिएक्शन आपकी क्या है, ये सब रिएक्शन से करने होते हैं। C + O2 = CO2, बैलेंस रिएक्शन है। तो कार्बन कितना है आपका 1 मोल, ये कितना है 1 मोल, ये भी कितना है 1 मोल, ठीक है। तो आपका कितना हो गया 1 मोल कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड कितनी प्रिपेयर हो रही है 1 मोल। अमाउंट देना है तो आप इसको मोलर मास में कन्वर्ट कर दीजिए, या जो जितने मोल हैं उसका ग्राम में कन्वर्जन कर दीजिए, इट बिकम 44 ग्राम। नेक्स्ट है 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ डाई ऑक्सीजन, बोथ द रिएक्टेंट्स आर गिवन टू यू, वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिस इज 1 मोल एंड ऑक्सीजन इज 16 ग्राम, ठीक है, जबकि यहां कितनी यूज हो रही है 32 ग्राम, राइट। तो आपने क्या निकाला 1 मोल के लिए 32 ग्राम चाहिए फॉर द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बट गिवन कितना है 16। तो ऐसे केस में ये आपका क्या हो जाएगा लिमिटिंग रीएजेंट। तो अब आप क्या करेंगे 32 ग्राम प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम, तो 16 ग्राम कितना बनाएगा 22 ग्राम, इतना सिंपल है, ठीक है। उसी तरीके से नेक्स्ट देखिए, आपसे कहा जा रहा है 2 मोल्स, इसी में देखिए 2 मोल्स ऑफ कार्बन आर बर्न्ड इन 16 ग्राम डाई ऑक्सीजन, ठीक है। अगेन दिस इज 16 ग्राम और ये आपको दे दिया 2 मोल्स, ठीक है। तो इसको बढ़ाते जाने से तो कुछ होगा नहीं, अगेन आपका लिमिटिंग रिएजेंट यही हो जाएगा, क्योंकि 32 ग्राम रिएक्ट करता है 1 मोल से। आपको कितना दे रखा है 2 मोल, यानी बहुत एक्सेस में है, ऑक्सीजन आपकी कम है, तो 16 ग्राम से आप फिर कैलकुलेट करेंगे एंड यू गेट 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड विल प्रोड्यूस। तो इन दिस वे यू कंप्लीट दिस प्रॉब्लम। थैंक यू।